हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पढ़ना। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल से जुड़े हुए जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपीएससी तक पूछे जाएंगे। तो आज चलिए चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 पर ब्राजील, दूसरे में दक्षिण अफ्रीका, तीसरा चीन और चौथा है यूक्रेन। सही ऑप्शंस कौन सा है आपको बताना है। चलिए, टेरा रोसा मिट्टी जो पाई जाती है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा 1 यानी ब्राजील में। ब्राजील में इन सभी ऑप्शंस में से टेरा रोसा मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों ऐसा है और टेरा रोसा मिट्टी में किस चीज़ का उत्पादन होता है, इसको एक बार व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए, टेरा रोसा मिट्टी जो लावा मिट्टी होती है ना, उसके बाद एक लावा मिट्टी होती है। सबसे पहले इसे देखते हैं। लावा मिट्टी क्या होती है? जब कोई वाल्केनो होती है, यानी जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो ऊपर लावा होता है, उस लावा से, यानी जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा धरातल पर आता है तो नीचे उसे मैग्मा कहते हैं और बाद में जब वो धरातल पर पहुंचता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और उसी लावा में से होता है काली मिट्टी का निर्माण। क्या? उसी लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बाद में, ठीक है, लावा मिट्टी में जो होता है कहवे का उत्पादन होता है। लावा मिट्टी में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद जो है, यह मिट्टी बेसिकली जो होती है ना, ब्राज़ील क्षेत्र में पाई जाती है। चूँकि कहवा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र जो देखने को मिलता है, अग्रणीय जो देश है वो है ब्राज़ील। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, मिल्पा जाना जाता है। मिल्पा क्या है इसको बताना है आपको। तो मिल्पा स्थानांतरणशील कृषि के लिए जाना जाता है, या वाणिज्यिक कृषि के लिए जाना जाता है, या फिर अस्थायी कृषि के लिए, या खाद्यान्न कृषि के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि क्या है, इसको एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं। स्थानांतरणशील कृषि जो होता है, इसमें जब 1-2 वर्ष तक खेती करने के बाद कई सालों तक एक स्थान को छोड़कर जब वो दूसरे स्थान पर कृषि कार्य, यानी जब हम कहें, जैसे भारत की बात अगर हम करें तो भारत के पूर्वी भारत है, जैसे आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मिजोरम की बात करें, तो इन क्षेत्रों का जो एरिया है, पूर्वी भारत जो है, वहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि में जंगलों को जला के और जलने के बाद जो राख से उर्वरा शक्ति होती है, तब तक वहाँ पर कृषि किया जाता है। धीरे धीरे 1-2 वर्ष में फसल में उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो कृषक क्या करते हैं, इस स्थल भूमि को छोड़कर पुनः प्रक्रिया वही दूसरे स्थल भूमि पर करते हैं, जंगलों को जलाते हैं और कुछ वर्षों तक कृषि करते हैं। तो इस तरह से इसे स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। बेसिकली यह कृषि जो होती है, यहाँ मध्य अमेरिका में जो मिल्पा कृषि है, मध्य अमेरिका में की जाती है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। कहाँ? जो मध्य अमेरिका है और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में यह कृषि की जाती है, स्थानांतरणशील कृषि। और उसी स्थानांतरणशील कृषि को हम मिल्पा नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग स्थानों पे इसे अलग अलग नामों से जानते हैं बाद में। ठीक है, ये मिल्पा स्थानांतरणशील कृषि का सबसे प्राचीन रूप जो स्थानांतरणशील कृषि के रूप में है। मुख्यतः यह उष्णकटिबंधीय जो वन
क्षेत्र होते हैं, उस कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जंगल्स पाए जाते हैं, उस जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक है, जो जनजातियां होती हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। स्थानांतरणशील कृषि को हम बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। क्या? बुश फैलो कृषि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इस चीज को भी आप याद रखें। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा हम करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र विख्यात है। किसके लिए विख्यात है पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, ये हमें जानना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग के लिए, जहाजरानी उद्योग के लिए या मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शंस होता है पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो विख्यात है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट जो होती है मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाया जाता है और नम जलवायु में ही सूती वस्त्र उद्योग विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ये एरिया सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके विषय में, ये पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है कहाँ, एक बार इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमारा यूएसए है ना, यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, उसमें न्यू इंग्लैंड राज्यों के अंतर्गत कई सारे राज्य छोटे छोटे आते हैं। उसमें कनेटिकट, रोहड़ आइलैंड, ठीक है, फिर परमाउंट और न्यू हैम्पशायर। क्या? न्यू हैम्पशायर जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मुख्यतः इसका जो केंद्र है वो है बोस्टन में। कहाँ है? मेन केंद्र इसका जो है, मुख्य केंद्र वो है बोस्टन में। इस क्षेत्र में महीन वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि हमने बताया कि ये क्षेत्र जो होता है नम जलवायु की जरूरत होती है और उस नम जलवायु में ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर पाई जाती है? देखिए, भारत के क्षेत्रफल में मिट्टी के विषय में पूछा जा रहा है, तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, इसकी चर्चा हमें करनी है। हमारे पास चार ऑप्शन है, जलोढ़, काली, लेटराइट और लाल मिट्टी। ठीक है, जो उत्तर भारत के गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यानी हम कहें सिंधु का भी कुछ क्षेत्र आता है, जैसे पंजाब क्षेत्र है उसमें पंच नदियां हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में गंगा, आपकी असम में ब्रह्मपुत्र का जो मैदान क्षेत्र है उसमें हमें मिलती है जलोढ़ मिट्टी। और जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर हमें मिलती है काली मिट्टी। इसके बाद हमें जो कर्नाटक, तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पर हमें मिलता है लैटराइट मिट्टी, साथ ही साथ हमें मिलती है लाल मिट्टी। ठीक है, तो इनकी विशेषता अभी कहाँ कहाँ मिलती हैं ये चीज़ तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद यहाँ पर राइट ऑप्शन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से, जो हमारी एनसीईआरटी है पर्यावरण
11 जो एक है भौतिक पर्यावरण के नाम से एनसीईआरटी के बेस से चूंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, काली मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से काली मिट्टी के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 30% भाग पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर काली मिट्टी, जबकि 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या? 22% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी जलोढ़ मृदा है, वो मृदा के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया जलोढ़ का होता है। जबकि वहीं काली मृदा की बात करें तो काली मृदा का जो एरिया है वो 5.5 है इस अनुसार। लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है, मिट्टी का सबसे बड़ा एरिया जो है इसके अनुसार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो काली मृदा है, जबकि अगर रियल की बात करेंगे, रियलिटी की बात करेंगे तो रियलिटी में हमारे यहाँ 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जलोढ़ हमारा सही ऑप्शन हो सकता है, बट इस चीज़ को याद रखें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा देश भेड़ पालन में अग्रणी है? भेड़ पालन में जो अग्रणी देश है वो पूछा जा रहा है। मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है, सूडान है, ब्राजील है। तो बिल्कुल इजी है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक भेड़ पालन जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं। ठीक है, हम बात करें भेड़ों की कुल जनसंख्या की, विश्व में कुल जनसंख्या की बात करें भेड़ों में तो लगभग 45% जनसंख्या केवल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मैग्नीटो गोर्स सबसे बड़ा, मैग्नीटो गोर्स सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है। किसका ये सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है? रूस का है कि पोलैंड का है, हंगरी का है या रोमानिया का है? तो किसका है ये जानना है हमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी रूस का। ये सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो पाया जाता है यूराल जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। यूराल पर्वत जो है उसके अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो ये है लौह इस्पात के लिए फेमस, लौह इस्पात। ठीक है, लौह इस्पात के लिए ये एरिया फेमस है। तो इस चीज़ को आप जानें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें हम पढ़ रहे हैं कनाडा का एडमंटन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन एक है लोहा एस्क, दूसरा है तेल भंडार, तीसरा यूरेनियम और चौथा है तांबा। तो कनाडा का जो ये क्षेत्र है ये है बेसिकली तेल भंडार के लिए फेमस, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। जानते हैं कनाडा का जो एरिया है ये एडमंटन क्षेत्र, ये पूरे कनाडा का लगभग 95% जो तेल है, पेट्रोलियम है, यही अल्बर्टा प्रांत से प्राप्त होता है। एडमंड क्षेत्र चूंकि है और ये एडमंड क्षेत्र जो है ये अल्बर्टा क्या समझते हैं? अल्बर्टा की कैपिटल है एडमंड नगर। अल्बर्टा की कैपिटल से एडमंड नगर और इसी एडमंड नगर
का जो एरिया है उसी को हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तेल भंडार जो पेट्रोलियम होता है सर्वाधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है। फ्रांस, जर्मनी जो है इसमें दो है, कभी कभी जर्मनी कभी फ्रांस, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये क्या है, बलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इजी ऑप्शन है, ये एक भ्रंश पर्वत है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये एक भ्रंश पर्वत है। ठीक है, अब भ्रंश पर्वत को ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? ब्लैक पर्वत जो होता है ये ऐसी इस तरह से दो दरारें होती हैं और इस दरारों के का जो होता है ना, ये इसके जो एरिया है इसे हम कहते हैं ब्लैक पर्वत और बीच के एरिया को हम कहते हैं भ्रंश। तो भ्रंश से चूंकि इनका जो होता है जन्म होता है, ठीक है, इनका आकार बेसिकली मेज की तरह होता है, जैसे अभी हमने बताया ये मेज की भांति इनका आकार देखने को मिलता है। ये भ्रंश से ही इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में जो हमने ये बताया, फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप में है, तो फ्रांस में एक पर्वत है जिसका नाम है वासजेज, और दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट। ये दोनों पर्वत जो हैं ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, इन दोनों पर्वतों के मध्य का जो भाग है, चूंकि भ्रंश होने के कारण इसकी जो मध्य का भाग है ये नीचे दब गया और नीचे दबने के कारण ये एक गड्ढे खाई की तरह हो गया और इसी से आज एक रिवर्स बहती है, एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी। राइन नदी। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, संसाधन होते नहीं वे मानवीय सहयोग से बनते हैं। ठीक है, इनका कोटेशंस है ये, और किसका है ये पूछा जा रहा है, किस विद्वान ने ये कहा था। तो संसाधन होते नहीं वे बनते हैं, ऐसा भी आ सकता है, मानवीय सहयोग से बनते हैं ऐसा भी आ सकता है, पर संसाधन होते नहीं ये लाइन आपको याद रखना है, वो बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब तक मनुष्य, सबसे पहले जानते हैं कि किसने कहा था, जिमरमैन, बाउजमैन, एकरमैन और गार्टमैन। तो ये संकल्पना जो थी, ये जो स्टेटमेंट था ये जिमरमैन का था। ऑप्शन से एक हमारा सही होगा। समझते हैं, इनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी प्राकृतिक में सभी तत्व विद्यमान हैं, लेकिन मनुष्य जब तक उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं करता, दैनिक जीवन में उपयोग करते करते जब तक वो वस्तु के नीड्स नहीं हो जाते तब तक वो संसाधन नहीं होते। इसीलिए इन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, वो क्या हैं, बनते हैं। और कब बनते हैं? जब वो मानवीय सहयोग से बनते हैं, यानी जब मानव का सहयोग करने लगते हैं, मानव के दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता हो जाती है, तो उससे वो संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? तो मौसमी परिवर्तन हेतु कौन सी परत उत्तरदायी है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, क्षोभ सीमा है, ओजोन मंडल है। तो यहाँ पर जितनी सभी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें अगर हम, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो हमारे यहाँ देखने को मिलती है वो 0 से लेकर
14 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर तक होती है। जबकि अगर वैसे बात करें, रियलिटी में हम बात करें इसकी, थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, तो हम मानते हैं ये हमारी सरफेस है और सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर सब हमें दो तरह से होते हैं। एक मानते हैं पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट, चूंकि ये है पृथ्वी और पृथ्वी के 0 से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऊपर जाते हैं तो हम 0 डिग्री पोल पर और नीचे आते हैं तो हम साउथ पोल पर जाते हैं 0 डिग्री। तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इसी तरह से, चूंकि ये स्थिति सूर्य पर निर्भर करती है, सूर्य कर्क और मकर रेखा, ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अंश से और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है, इसके बीच सूर्य की लंबवत स्थिति देखने को मिलती है। तो हमें कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है, और वो कन्फ्यूजन क्यों रहता है वो हम आपको बताते हैं। 0 डिग्री से हम मानते हैं इसे लेकर, यानी 0 किलोमीटर से लेकर, या हम इसे कहें पृथ्वी का जो सरफेस भाग है, वहां से लेकर लगभग जो होता है, हम मान लें इसे भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर लगभग तो इसमें अंतर होता है 8 से 16 किलोमीटर तक ये एरिया देखने को मिलता है। तो हम इस तरह से औसत लगाते हैं तो औसत लगभग 14 किलोमीटर एरिया में ये हमें क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं, वो सभी होती हैं। जैसे मौसमी घटनाओं में हम बात करें, तूफान, चक्रवात, वर्षा, ठीक है, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में घटती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, और इन 10 प्रश्नों के साथ हमने उसकी डिटेल्स भी देखें। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते वीडियोस को लाइक करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।